अंतरिक्ष का सफर करने वाले वैज्ञानिक हों या बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले इंजीनियर, ये सभी इंसान हमेशा से ऐसे नहीं थे। क्योंकि पहले इंसान ने दो पैरों पर चलना सीखा, फिर शिकार करना सीखा, समूह में रहना सीखा। ऐसे ही हजारों लाखों साल के बाद इंसान ने बोलना और लिखना सीखा और फिर बने आज के सभ्य यानी सिविलाइज्ड इंसान, जो अंतरिक्ष तक जा चुके हैं, गगनचुंबी इमारतें बना चुके हैं और यहाँ तक कि जिन्होंने समुद्र तक को जीत लिया है। लेकिन ये सब कुछ इंसान की किसी एक प्रजाति ने नहीं किया, बल्कि इसके पीछे जिम्मेदार हैं ना जाने कितनी प्रजातियां। मगर सवाल ये उठता है कि आज तो धरती पर केवल एक ही मानव प्रजाति जिंदा है, जिसे कहा जाता है होमो सैपियंस। तो फिर बाकी की प्रजातियों का क्या हुआ? आखिर वो प्रजातियां धरती पर सरवाइव क्यों नहीं कर पाईं? उनके अंदर ऐसा क्या नहीं था जो होमो सेपियंस के पास था? चलिए जानते हैं विस्तार से मनुष्य की उन 8 यानी एंशिएंट ह्यूमन प्रजातियों के बारे में, जिनके क्रमिक विकास यानी एवोल्यूशन के बाद होमो सेपियंस का जन्म हुआ। अगर पुरातात्विक अवशेष यानी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ना होते तो शायद हमें कभी पता भी नहीं चलता कि हम धरती की पहली और एकमात्र प्रजाति नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों ने एक लंबा सफर तय किया है। इसके साक्ष्य हमें कंकालों और हड्डियों के रूप में मिलते हैं। ये अपने कंकालों के माध्यम से अपना समृद्ध इतिहास बयां करते हैं, जिनमें से कुछ कड़ियां आज भी हमारे अंदर हैं। सबसे पहले बात करते हैं धरती पर आने वाली पहली मानव प्रजाति की, जिसका नाम था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मानव प्रजाति की पहली शाखा थी, जिसका जन्म लगभग 24 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानी इलाकों में हुआ था। इन्हें पूरी तरह से इंसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बंदर भी नहीं थे। ये बंदरों से थोड़े आगे विकसित थे, जो खाने में शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन करते थे। इनका शरीर तो छोटा था, लेकिन हाथ औसत से ज्यादा लंबे थे और दिमाग का आकार भी औसत से बड़ा था। इनका कद छोटा होता था। असल में ये लगभग 4 फीट के थे। इनके शरीर पर बाल घने थे और हाथ पैरों से लंबे थे। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि इनके दिमाग का आकार पहले के जीवों से बड़ा था, लगभग 600 से 700 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, जो ये दर्शाता है कि इनके अंदर थिंकिंग एंड लर्निंग की कैपेसिटी डेवलप हो चुकी थी। होमो हैबिलिस ने सबसे पहले महसूस किया कि प्रकृति को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके लिए पत्थर अब केवल पत्थर नहीं रहा, बल्कि एक हथियार बन गया था। उन्होंने पत्थरों को तोड़कर नुकीले औजार बनाए, जिनसे मांस काटा जा सके, पेड़ों की छाल उतारी जा सके और शिकार किया जा सके। इन्हें अब केवल पेड़ों से फल तोड़ने या मृत जानवरों का मांस खाने पर निर्भर नहीं रहना था, बल्कि उन्होंने इनोवेशन की शुरुआत की थी। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि साथ मिलकर रहना सुरक्षा देता है, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू किया, जहां हर सदस्य की भूमिका थी। कोई खोज करता, कोई रक्षा करता, कोई भोजन ढूंढता। यहीं से मानव समाज का पहला बीज पड़ा। हालांकि ये बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन अपने समय के बाकी जीव जंतुओं से ज्यादा चालाक और समझदार थे। यही वो पहले जीव थे जिन्होंने प्रकृति को अपने हिसाब से यूज करना शुरू किया। सबसे पहले हथियारों की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। पत्थरों को तोड़कर उन्होंने शिकार के लिए औजार बनाए। चूंकि ये बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए इन्होंने समूह में रहना शुरू कर दिया। समूह में शिकार करना इनकी विशेषता थी। यही कारण है कि इन्हें नवाचार यानी इनोवेशन का अर्ली पेरेंट भी माना जाता है। ये प्रजाति लगभग 10 लाख साल तक धरती पर रही और फिर विलुप्त हो गई। उनके विलुप्त होने के लिए वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। वैसे अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब धरती की एकमात्र प्रजाति होमो सेपियंस भी विलुप्त होने को मजबूर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होमो इरेक्टस की।
वैसे तो होमो इरेक्टस का जन्म भी अफ्रीका में ही हुआ था, लेकिन ये स्पीशीज खास इसलिए थी क्योंकि ये मानव की पहली प्रजाति थी जिसने अफ्रीका के बाहर कदम रखा। लगभग 19 लाख साल पहले ये अस्तित्व में आए। इन्होंने मानव जीवन को एक नई डायरेक्शन दी। होमो इरेक्टस केवल पत्थर से औजार ही नहीं बनाते थे, बल्कि आग की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ फायर का क्रेडिट भी इन्हें ही जाता है। अगर इनके शरीर की बात करें तो इनका कद होमो हेबिलिस से लंबा था। अफ्रीका के बाद ये इंडोनेशिया, चीन और जॉर्जिया तक पहुंच गए थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आज तक की आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में कई देशों में इनके कंकाल मिले हैं। ये धरती के विशाल भूभाग में फैले हुए थे और लगभग 18 से 20 लाख साल तक धरती पर अस्तित्व में रहे। ये सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाली ह्यूमन स्पीशीज में से एक मानी जाती है। इसके बाद बारी आती है होमो हाइडेलबर्गेंसिस की। ये ऐसी प्रजाति थी जो आगे चलकर 2 शाखाओं में विभाजित हो गई। पहली थी होमो निएंडरथैलेंसिस यानी निएंडरथल और दूसरी थी होमो सेपियंस सेपियंस। अगर निएंडरथल की बात करें तो इन्होंने एशिया से लेकर यूरोप तक अपना साम्राज्य फैलाया था। हालांकि यहाँ साम्राज्य का मतलब किसी सभ्यता जैसे हड़प्पा या मिस्र सभ्यता से नहीं है, बल्कि इनका रहन सहन अभी भी जंगलों और गुफाओं में ही था। लेकिन ये बेहद मजबूत, कदकाठी और बड़े दिमाग वाले इंसान थे। इन्हें जंगली कहना गलत होगा क्योंकि ये काफी समझदार और संवेदनशील थे। ये समूह में रहते थे और इनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स थी। इसका प्रमाण हमें उनके दफन संस्कारों से मिलता है। जब इनके समूह का कोई सदस्य मर जाता था तो ये उसे आदर पूर्वक दफना देते थे, साथ ही उसके साथ जरूरी सामान भी रखते थे। इसके अलावा इन्होंने एशिया और यूरोप की भयंकर ठंड का भी सामना किया था। और सबसे खास बात, लगभग 45,000 से 50,000 साल पहले होमो सेपियंस और निएंडरथल्स का आपस में सामना हुआ था और कुछ हद तक इनब्रीडिंग यानी आनुवांशिक मिश्रण भी हुआ था। लेकिन फिर इनका विनाश हुआ, जिसके लिए जिम्मेदार थी बीमारियां, जलवायु परिवर्तन और आधुनिक मनुष्यों यानी होमो सेपियंस का उद्भव। इस तरह ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। अब आते हैं डेनिसोवन्स पर, जो मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी प्रजातियों में से एक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वैज्ञानिकों को अब तक डेनिसोवन्स का पूरा कंकाल तक नहीं मिला है। इनके केवल कुछ जबड़े और हड्डियां मिली हैं, जिनके आधार पर इनके अस्तित्व का पता लगाया गया। 2010 में साइबेरिया की एक गुफा डेनिसोवा केव में इनके अवशेष मिले थे। इनका डीएनए निएंडरथल से काफी मिलता जुलता पाया गया। रिसर्च में यह भी पाया गया कि डेनिसोवन्स और निएंडरथल्स के बीच आनुवांशिक मिश्रण हुआ था। इनकी शारीरिक बनावट बेहद मजबूत थी और ये एशिया के पहाड़ों से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों तक फैले हुए थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और मेलानेशिया में रहने वाली कुछ जनजातियों के डीएनए में 5% हिस्सा डेनिसोवन्स से मिलता है। दरअसल लगभग 2 लाख साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक धरती पर इनका अस्तित्व था, लेकिन फिर ये भी विलुप्त हो गए और इसके बाद हमारी धरती पर आए होमो फ्लोरेसेंसिस। अगर होमो फ्लोरेसेंसिस की बात की जाए तो इस प्रजाति के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी एक रहस्यमयी प्रजाति रही है। इसके बारे में 2003 में पता चला जब इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर एक मानव कंकाल मिला। वैज्ञानिक वहां पर रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें ये कंकाल मिला और सब कुछ बदल गया, क्योंकि उस कंकाल की लंबाई 1 मीटर से ज्यादा नहीं थी। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी इंसान का ही कंकाल होगा जो शायद किसी बीमारी से पीड़ित होने के कारण छोटा रह गया होगा। लेकिन जब इसकी गहराई से जांच की गई तो पता चला कि ये इंसान नहीं बल्कि होमो फ्लोरेसियंसिस नाम की एक नई मानव प्रजाति थी। इनका कद बहुत छोटा हुआ करता था और यही वजह है कि मीडिया में इस प्रजाति को द हॉबिट के नाम से जाना जाता है। इनका दिमाग भी शरीर के अनुपात में छोटा था, लेकिन इसके बावजूद ये क्लेवर एंड इंटेलिजेंट हुआ करते थे। इन्हें औजार बनाना आता था और ये छोटे हाथी यानी पिग्मी एलिफेंट्स का शिकार किया करते थे। अगर इनके अस्तित्व की बात की जाए तो ये 1 लाख साल पहले से लेकर लगभग 50,000 साल पहले तक धरती पर रहे, मगर फिर इनका विनाश हो गया। इनके विलुप्त होने के लिए वैज्ञानिक समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और ज्वालामुखी विस्फोटों को जिम्मेदार मानते हैं, मगर सच क्या है ये आज भी एक रहस्य है। इसके बाद आता है होमो नलिडी।
आपको 2013 का साल तो याद ही होगा, जब अफ्रीका की राइजिंग स्टार केव में वैज्ञानिकों को कुछ चौंकाने वाला मिला था। दरअसल इस गुफा में एक ऐसा कंकाल मिला था जिसके हाथ और पैरों की हड्डियों की बनावट बिल्कुल आधुनिक इंसानों की तरह थी। उनकी उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि वो पेड़ों पर भी चढ़ सकते थे। हालांकि इनके दिमाग का आकार छोटा था, लेकिन ये इंसान ही थे। दरअसल ये मानव इतिहास की एक अनएक्सप्लोर्ड प्रजाति थी, जिसे होमो नलिडी नाम दिया गया। रिसर्च में पता चला कि ये प्रजाति 3,35,000 से 2,36,000 साल पहले अस्तित्व में थी, और ये वही दौर था जब होमो सेपियंस अपनी शुरुआती विकास के चरण में थे। अगर होमो नलिडी की बात की जाए तो इनके अंदर जीवन और मृत्यु की समझ थी। यही वजह है कि ये अपने मृत साथियों को गुफाओं में दफनाते थे। लगभग 2.5 लाख साल पहले पर्यावरण में बदलाव आया और होमो सेपियंस ने संसाधनों का यूज करना शुरू कर दिया। इसी कारण होमो नलिडी धीरे धीरे धरती से विलुप्त हो गए। इसके बाद आता है होमो लुज़ोनेंसिस। दरअसल होमो लुज़ोनेंसिस के बारे में भी ज्यादा बात नहीं होती है। 2019 में फिलीपींस के लुज़ोन द्वीप पर एक नई मानव प्रजाति की खोज हुई थी। वैज्ञानिकों को वहां कुछ हड्डियां और दांत मिले थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये निएंडरथल या होमो सेपियंस के होंगे, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि ये दोनों से ही पूरी तरह अलग प्रजाति थी। इस प्रजाति का नाम रखा गया होमो लुज़ोनेंसिस। अगर इस प्रजाति की बात की जाए तो ये एक मिश्रित प्रजाति थी। निएंडरथल्स की तुलना में छोटी, बंदरों से ज्यादा विकसित और होमो सेपियंस से थोड़ी पिछड़ी हुई। दरअसल होमो लुज़ोनेंसिस का अस्तित्व कब और कैसे शुरू हुआ और ये कब तक धरती पर रहे, इस बारे में अभी भी रिसर्च जारी है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 70,000 साल पहले तक इनका अस्तित्व था, मगर इनकी जनसंख्या बहुत कम थी और ये आइलैंड पर रहते थे। आइलैंड्स पर अलग थलग रहने की वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अब बारी आती है होमो सेपियंस। अगर होमो सेपियंस की बात की जाए तो लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। आज के मानव यानी हम और आप इसी प्रजाति से संबंध रखते हैं। अब तक की सभी मानव जातियों में होमो सेपियंस को सबसे ज्यादा समझदार, एडेप्टेबल और सबसे बड़े दिमाग वाला माना जाता है। ये एक ऐसी प्रजाति थी जो हर परिस्थिति और वातावरण में खुद को ढाल सकती थी। ये पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों और जंगलों हर जगह रहने लगे। गुफाओं के अंदर और बाहर चित्रकारी और नक्काशी यानी केव पेंटिंग्स की शुरुआत भी इन्होंने ही की। ये पहले इंसान थे जिन्होंने पत्थर और जानवरों की हड्डियों से औजार बनाए। इन्होंने ही सबसे पहले भाषा, कला, संस्कृति और टेक्नोलॉजी का विकास किया। व्यापार करना हो या सामाजिक संगठन बनाना, देवता या आत्मा की कॉन्सेप्ट लाना, ये सब होमो सेपियंस ने ही शुरू किया था। धीरे धीरे ये सभ्यता बढ़ती गई। ये भविष्य और अतीत के बारे में सोचने लगे। ये समूहों में रहते थे ताकि एक दूसरे के सहयोग से विकास कर सके। बीच बीच में झगड़े भी होते थे, लेकिन इन्हीं से समाज की संरचना बनी। लगभग 20,000 साल पहले बाकी सभी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गईं और बच गए केवल होमो सेपियंस। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होमो सेपियंस ही क्यों जिंदा रहे? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने सोशल ग्रुप बनाना, एक दूसरे के साथ रहना और साझा संसाधनों का उपयोग करना सीख लिया था। इसी से भाषा और संस्कृति का विकास हुआ, देवता और ईश्वर की अवधारणा बनी और इंसान ने खुद को मानसिक रूप से भी विकसित किया। क्लाइमेट चेंज ने भी बाकी प्रजातियों के विनाश और होमो सेपियंस के विकास में भूमिका निभाई। अनुकूल वातावरण की वजह से इंसान बेहतर तरीके से विकसित हो पाए। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ तक पहुँचने की इस दौड़ में इंसान अकेले नहीं थे, उनके साथ कई पूर्वज भी थे। होमो सेपियंस ने उन सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनका अंश अब भी हमारे भीतर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज हमारा जो मजबूत शरीर है वो निएंडरथल्स से मिला। पहाड़ों की ऊंचाई पर सांस लेना और ठंड में रहना ये डेनिसोवन से सीखा। आग जलाना और औजार बनाना ये होमो इरेक्टस से मिला। इस तरह होमो सेपियंस वास्तव में पिछले सभी प्रजातियों का एक मिश्रित रूप है। आज धरती पर केवल होमो सेपियंस ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इतिहास की कुछ परतें हटाई जाएं, तो मानव की बाकी प्रजातियां भी साफ नजर आ जाएंगी। दोस्तों, तो ये थी मानव इतिहास की वो रहस्यमयी प्रजातियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे आपका इन सभी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, क्या आप इन सभी प्रजातियों के बारे में पहले से जानते थे? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।